जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 16वें सेट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 15वां सेट डिस्कस करा था, जहां पे हम लोगों ने वैसे प्रश्नों को डिस्कस करा था जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघटनी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ध्यान में रखिएगा कि वैद्युत अपघटनी अपघटन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ये चीज मालूम ना हो। मैंने कई बार आप सबों को बताया है कि जब भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, यानी कि अपघटन अभिक्रिया की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी ये वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूट करके दो छोटे छोटे या कह सकते हैं एक से अधिक प्रतिफल का निर्माण करते हैं। अब सवाल ये है कि सर किसी भी रासायनिक यौगिक के बड़े अणु को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो मेरे मित्र, मैंने आपको यह भी बताया है कि डिकम्पोजिशन अगर हीट से होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हिंदी में उष्मीय अपघटन बोला जाता है। अगर डिकम्पोजिशन की अभिक्रिया विद्युत के थ्रू करवाई जाती है, यानी कि विद्युत धारा के थ्रू करवाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन। मतलब क्या? वैसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उसे क्या होता है सर? छोटे छोटे अणु में तोड़ा जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी कि अगर अपघटन की अभिक्रिया इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। और मेरे मित्र, अगर अपघटन की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन, जिसको हिंदी में प्रकाश वैद्युत अपघटन कहा जाता है। मतलब डिकम्पोजिशन अगर होगा तो वहां पे हमें बड़े यौगिक को तोड़ने के लिए या तो हीट की जरूरत पड़ेगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, या फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? सर सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा कि आपके पहले ऑप्शन में है जिंक कार्बोनेट जब टूटता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि जिंक कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, ध्यान में रखेंगे कि ये जो सिंबल है ये किसका है? तो सर हीट का है। तो सर जिंक कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये किस में टूट जाता है? सर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। दैट्स वाई हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये उष्मीय अपघटन अभिक्रिया होगी। क्या होगी? आप सभी कहना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में 2AgBr, जिसको हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड पढ़ते हैं, ये टूट करके क्या बना ले रहा है? सर 2Ag प्लस Br2 बना ले रहा है। यानी कि जब सिल्वर ब्रोमाइड टूटता है तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाता है। आप सबों को मालूम होगा कि सर सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसी का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज होता है ये किसके उपस्थिति में? आप कहते हैं सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट के उपस्थिति में। मेरे मित्र, सनलाइट के उपस्थिति में हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरुजी इसी को हम लोग प्रकाश वैद्युत अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश वैद्युत अपघटन, इंग्लिश में फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट यहां पे सर H2O है और ये टूट करके क्या बना रहा है? सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप सबों को मालूम है कि पानी को हम लोग गर्म करेंगे तो ये नहीं टूटेगा। क्या चाहिए होगा?
आप कहेंगे सर पानी के साथ कोई एसिडिक या बेसिक नेचर का मटेरियल होना चाहिए और उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे और फिर अगर हम पानी से क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो हमारा वाटर है इसके जो कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर क्या होता है अपने कंपोनेंटल फैक्टर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। कब? तो सर विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद। मतलब साफ है कि जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये किसका उदाहरण है? आप सभी कहेंगे वैद्युत अपघटन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वैद्युत अपघटन का उदाहरण है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट है मेरे मित्र 2KClO3, इसको हम लोग पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा कि इसको भी जब हीट दिया जाता है तो ये MnO2 कैटलिस्ट की उपस्थिति में, यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड के आपका MnA2 के उत्प्रेरक MnO2 उत्प्रेरक के उपस्थिति में ये क्या होता है सर? तो सर 2KCl + 3O2 में टूट जाता है। मतलब ये हुआ कि सर पोटेशियम क्लोरेट को इसके कंपोनेंटल फैक्टर में तोड़ने के लिए न सिर्फ हीट की जरूरत होती है बल्कि उत्प्रेरक के रूप में किसकी जरूरत होती है? तो सर MnO2 की भी जरूरत होती है। तब जाके ये क्या हो जाता है सर 2KCl + 3O2 में डिकम्पोज हो जाता है। मेरे मित्र आपको क्या पहचानना था? आपको पहचानना था कि कौन सा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। इस पर लगने वाले बल की दिशा डैश होगी। मेरे मित्र ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है। ये क्या है सर? चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। और ये क्या है? तो सर प्रोटॉन का डायरेक्शन। आपसे पूछा जा रहा है इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। आप क्या कहेंगे कि सर किसी भी अगर आवेशित चीज को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने ऊपर आवेश फील करेगा, या हम कह सकते हैं वो अपने ऊपर एक बल फील करेगा जिसको हम लोग चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से कि किसी धारावाही सीधी चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है या जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो क्या होती है? तो आप सभी कहते हैं अगर हम लोग धारावाही सीधी चालक तार को अपने दाहिने हाथ से कुछ इस तरह से पकड़े कि अंगूठा जो है वो किसको बताए सर? धारा की दिशा को। तो ये सभी उंगलियां किसको बताएगी? आप सभी कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र रेखा को बताती है। मेरे मित्र यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? तो सर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होगी वही इसकी बल की भी दिशा होगी। आप क्या कहेंगे कि सर अगर हम लोग इसको ऐसे पकड़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये कागज के अंदर तल से आएगा। मेरे मित्र आप सभी सही सोच रहे हैं और ध्यान दीजिए आपके पहले ऑप्शन में जो प्रोटीन की गति की दिशा में दिया हुआ है ये गलत है। कागज के तल से बाहर की ओर कभी नहीं होगा, ये जब भी होगा कागज के तल से अंदर की ओर होगा। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। ऑप्शन है नाइट्रोजन, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है आपका लिथियम, फिर है आपका कैल्शियम। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये संयोजकता क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि किसी भी तत्व की किसी अन्य तत्व के साथ जो कंबाइन करने की क्षमता होती है वही उसकी संयोजकता होती है, या फिर किसी तत्व के द्वारा अपने ऑक्टेट अष्टक को पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर ग्रहण किया जाता है वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी तत्व के द्वारा अपने अष्टक को यानी कि अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया जाएगा वो उसकी संयोजकता होगी। बिल्कुल मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी ये जो एल्यूमिनियम है इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है और अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 2 8 3 कहते हैं। आप क्या कहेंगे कि अगर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो ये क्या कर लेगा सर? Al3+ बना लेगा। तो हम ये कहेंगे कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? आप कहिएगा 3 हो जाएगी। मेरे मित्र नेक्स्ट है आपका क्या? लिथियम। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग लिथियम की बात करते हैं तो ये भी हमारा एक धातु है और भाई मेरे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आप सभी कहेंगे वो होता है 3। मेरे मित्र आप सभी जब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी 2 और 1 हो जाएगा।
आप फिर से क्या कहेंगे कि गुरुजी ये लिथियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगी और क्या करेगी सर, ये द्वियक पूरा कर लेगी, मतलब ये कैसा हो जाएगा, हीलियम के जैसा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो लिथियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और मेरे मित्र यहाँ पे आपका कैल्शियम है और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ना मालूम हो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, आप कहेंगे 2 होती है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि नाइट्रोजन 2 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन कितनी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, 2 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी इसका संयोजकता आप 3 भी लेते हो और कभी कभी 5 भी लेते हो। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए, आप कहेंगे सर एल्युमिनियम की संयोजकता 3, लिथियम की संयोजकता 1, कैल्शियम की संयोजकता 2 है। और यहाँ पे आप नाइट्रोजन के बारे में कह रहे हो कि इसकी संयोजकता 2 होती है, 3 और 5, तो कहीं ना कहीं अधिकतम संयोजकता तो नाइट्रोजन के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, बिल्कुल। और इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा। मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख अक्ष पर रखा गया है, तो इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा। बहुत सारे मित्र यहाँ पे सोच रहे होंगे कि गुरुजी इस क्वेश्चन को बनाने में तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें पहले भी निकालना होगा, प्रतिबिंब दूरी निकालना होगा, और हम सबों को मालूम है कि m इक्वल टू क्या होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी m इक्वल टू जो है वो HI/HO होता है, और हम यहाँ अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो इसी को हम लोग -V/U के बराबर लिखते हैं, यहां से हम लोग निकालेंगे। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके जिस किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा यहां पे फोकस करना है। आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा माथापच्ची करना नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, मेरे मित्र ध्यान देंगे क्वेश्चन के कंसेप्ट पे कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को, यानी कि अगर हम लोग मेरे मित्र ऑब्जेक्ट की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जा रहा है, यानी कि एफ आपका कितना है। आप कहेंगे सर -10 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग। अब अवतल दर्पण के सामने जो है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख अक्ष पर क्या किया जाता है सर, वस्तु को रखा जाता है, और वस्तु दूरी कितना है आपका -18 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और इसकी प्रकृति क्या होगी। ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट वैल्यू के साथ पूछता कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, तब हम लोग इसको सॉल्व करते। क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में नहीं पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो सर 1 सेंटीमीटर से अधिक या उल्टा, दूसरा है 1 सेंटीमीटर से कम उल्टा, तीसरा है 1 सेंटीमीटर से कम सीधा, और चौथा है 1 सेंटीमीटर से अधिक सीधा। यानी कि क्वेश्चन आपसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के रूप में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के रूप में पूछा जा रहा है। जरा सा आप गौर फरमाइएगा, जरा सा आप गौर फरमाइएगा हमारे इस डायग्राम पे। मान लीजिए कि ये आपका कोई अवतल दर्पण है, ये आपका कोई अवतल दर्पण है, तो ये क्या हो जाएगा सर, दर्पण का ध्रुव, ये क्या होगा सर, दर्पण का फोकस दूरी, और ये क्या होगा सर, दर्पण का वक्रता केंद्र। मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, गुरुजी इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग -10 लिख देते हैं सर, इंडिकेट करने के लिए कि हम लोग आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में फोकस दूरी को मापते हैं। यानी कि एफ कितना है सर, 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, किसी भी अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है, किसी भी अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है, तो सर उसके फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पे होता है। क्यों, तो आप सभी कहते हो कि गुरुजी F इक्वल टू हम लोग R/2 लिखते हैं।
फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आप कहते हैं सर फोकस दूरी की दोगुनी होती है। मतलब ये हुआ कि सर अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या तक की दूरी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी कितनी होगी? आप कहेंगे सर 20 सेंटीमीटर। मेरे मित्र वस्तु को कितना दूरी पे रखा जा रहा है? वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जा रहा है। तो हम कहेंगे सर ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रखा जा रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा जा रहा है? यहां पे रखा जा रहा है। चलिए जी ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है, जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो जो प्रतिबिंब है वो बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहां बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सर वास्तविक होता है और उल्टा होता है, और साथ ही क्या होता है? सर वस्तु से बड़ा होता है। बताइए ये चीज आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज भी तो सर जी वही कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है और फिर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जा रहा है। क्योंकि जो इसका वक्रता केंद्र है वहां तक की दूरी कितनी होगी? तो सर 10 का 2 गुना 20। वस्तु को 18 सेंटीमीटर पे रखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा। और अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? आप कहते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा। और क्या होता है? सर बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और यहां पे आपका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर प्रतिबिंब की ऊंचाई तो 1 सेंटीमीटर से अधिक होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? 1 सेंटीमीटर से अधिक होगी, और साथ ही प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो मेरे मित्र देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है 1 सेंटीमीटर से अधिक और उल्टा। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे पहले ही ऑप्शन में है 1 सेंटीमीटर से अधिक और उल्टा, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे मित्र अगर आपको क्वेश्चन का सही तरीका मालूम है, क्वेश्चन में आप जो डाटा दिया हुआ उसको सही तरीके से रख देते हो, तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि हमें इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि हमें आपको समझाना था। जब आप समझ गए तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, सीधे आंसर टिक कर देंगे। अच्छा 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जा रही है, वक्रता केंद्र 20 पे होगा, तो हम कहेंगे सर 20 1 और 20 के बीच में ना 18 आएगा। मतलब क्या हुआ सर कि फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो 18 तो इसके बाद ही होगा। तो वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा होगा? बड़ा। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा होगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर से अधिक होगी। प्रतिबिंब कैसा होगा? सर उल्टा होगा। बहुत सारे मित्रों को मन नहीं भर रहा होगा कि गुरुजी अगर हम इसको एज अ डाटा यहाँ पे जो दिया हुआ वैल्यू इन सभी के साथ सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। आप सभी को मालूम है कि जो वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई है उसमें रिलेशन क्या है? तो सर आवर्धन के थ्रू बताया जाता है। क्या HI/H हो? आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वस्तु दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है। आप क्या कहेंगे? सर प्रतिबिंब दूरी निकाल लेंगे। कहां से? तो हम लोग प्रतिबिंब दूरी 1/f = 1/v + 1/u से निकाल लेंगे। कहां से? 1/f = 1/v + 1/u से निकाल लेंगे। और मेरे मित्र यहां से आप प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे और यहां पे आप प्रतिबिंब दूरी को रखेंगे, वस्तु दूरी को रखेंगे। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आपका वैल्यू सेम आएगा 1 सेंटीमीटर से अधिक। और साथ ही जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। आप कहेंगे सर प्रतिबिंब वास्तविक है, तो जाहिर सी बात है उल्टा बनेगा। तो आपके हाथ में है कि आप इसको लेंदी तरीके से सॉल्व करो या फिर आप सेकेंडों में सॉल्व करो, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है? मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी अगर किसी चालक तार से आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है t समय तक और उस चालक तार का प्रतिरोध R है, तो जूल साहब ने क्या बताए थे कि इससे जो ऊष्मा निकलेगी वो H = I² के रूप में निकलेगी। किसके रूप में निकलेगी? H = I² के रूप में निकलेगी। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कहां से? ओम के नियम से। कहां से सर? ओम्स लॉ से। क्या होता है? तो सर V = IR होता है। तो I = क्या कहते हो आप लोग? सर जी V/R, और R = क्या कहते हो? V/I। कुछ नहीं करना है सर,
अगर इस फॉर्मूला में हम I के जगह V बाय आर रखे और R के जगह V बाय आई रखे तो आप क्या कहेंगे कि सर फॉर्मूला का जो टर्म है वो बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, I इक्वल टू V बाय आर रखने पर, I इक्वल टू V बाय आर रखने पर क्या कहिएगा कि गुरुजी H इक्वल टू तो आई स्क्वायर आर टी है, अब V बाय आर तो हम लोग V बाय आर का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इनटू क्या हो जाएगा R इंटू टी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा H इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू R इंटू टी कहेंगे। क्या कहिएगा कि सर ये जो R है ये इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटा R इंटू टी हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R इंटू टी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, आपने R इक्वल टू वी बाय आई भी यहां पे देखा है, तो क्या कहेंगे कि सर अगर हम यहां पे R इक्वल टू वी बाय आई रखे, R इक्वल टू वी बाय आई रखे तो हम लोग कहेंगे सर H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। R के जगह हम क्या कर रहे हैं, तो सर R के जगह V बटा आई कर दे रहे हैं, ये I इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू वी आई टी। मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के चलते जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको आप H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के रूप में भी कह सकते हो और साथ ही H इक्वल टू आप वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी भी कह सकते हो और H इक्वल टू वी आई टी भी कह सकते हो। तो ये तीनों फॉर्मूला विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के लिए क्या है सर, सत्य है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इस चारों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव के लिए सही निरूपित नहीं करता है या ऊष्मीय प्रभाव के व्यंजक को सही तरह से निरूपित नहीं करता है। आप कहेंगे सर आपने कहीं पे भी H इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी नहीं कहा, आपने सिर्फ और सिर्फ H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कहा, तो गलत तो हमारा यही है। क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमें क्या करना था सर, तो सर जो सही निरूपित नहीं करता है उसको चूज करना था। बाकी H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी सर फॉर्मूला ही होता है, H इक्वल टू वी आई टी अभी जस्ट आपने देखा और H इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी सर इसको भी अभी जस्ट आपने देखा। ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव की खोज किसने करा था, तो सर जूल नामक वैज्ञानिक ने करा था। आप सभी को यह चीज अपने माइंड में रखना होगा कि जब विद्युत धारा किसी तरल पदार्थ से प्रभावित होती है तो हमें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव देखने को मिलता है। जब विद्युत धारा किसी ठोस चालक से प्रभावित होती है तो हमें विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव दोनों चीज देखने को मिलता है। मतलब यह हुआ कि अगर विद्युत धारा के प्रभाव की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे उष्मीय प्रभाव, फिर रासायनिक प्रभाव, फिर आपका चुंबकीय प्रभाव। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी सोलिनॉइड के बाहर अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो व्यवहारिक रूप से सोलिनॉइड के बाहर, आप सभी इसको स्टार मार्क दे करके लिख लेंगे कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या मानते हैं हम लोग, शून्य मानते हैं। क्या मानते हैं सर, शून्य मानते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अंदर यानी कि सोलिनॉइड के अंदर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, आप सभी याद रखेंगे यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक समान होता है। ध्यान में रखिएगा कि परिनालिका के बाहर जो परिनालिका के निकट होगा, मतलब उसके आप कह सकते हो ध्रुव के निकट होगा, वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन और जगह पे आपको प्रैक्टिकली क्या पता चलेगा कि सर परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, जबकि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, एक समान यानी कि यूनिफॉर्म होती है, या आप कह सकते हो अशून्य, मतलब शून्य नहीं होती है। कहां पे, परिनालिका के अंदर, लेकिन बाहर सर शून्य होती है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है सिरों पर कम और केंद्र में अधिक। सर अंदर पूछा जा रहा है तो अंदर एक समान या अशून्य कहेंगे। अब दूसरा है कि सिरों पर अधिक और केंद्र पे कम, नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में एक समान और अशून्य, बिल्कुल सही है सर। हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी सोलिनॉइड के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है सर, शून्य, जबकि अंदर में एक समान या अशून्य कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7
क्या पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु कहां स्थित होगा। आपका ऑप्शन है ध्रुव और फोकस के मध्य, फोकस पर, वक्रता केंद्र से परे, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, मतलब ये आपका अवतल दर्पण है P और यहाँ पे F है और यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, तो आप कहेंगे सर प्रतिबिंब तो हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और वस्तु से बड़ा होगा। मेरे मित्र यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु की कहां स्थिति होगी। आप कहेंगे सर ध्रुव और फोकस के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा आभासी और सीधा दर्पण के पीछे बनेगा, तो प्रतिबिंब तो यहां पे हमारा वास्तविक नहीं बन रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन तो सही आंसर नहीं होगा। दूसरा है फोकस पर। आप कहेंगे सर अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस पे रखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर और बहुत बड़ा बनेगा, जबकि यहां पे क्या कहा जा रहा है छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो सर ये भी नहीं होगा। अब है वक्रता केंद्र से परे। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखते हैं, क्या करते हैं सर, वक्रता केंद्र से परे रखते हैं, तो क्या होता है सर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहां पे बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वास्तविक और उल्टा होता है, और क्या होता है सर छोटा होता है। मतलब क्या हुआ कि सर जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु कहां स्थित होगा, हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र से परे स्थित होगा, ताकि उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा और प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक उल्टा, और साथ ही सर आप कहेंगे सर वस्तु से छोटा होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी अगर फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाए, तो चलिए जी आप सबों ने अभी जस्ट देखा है, क्या देखा है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनती है, यानी कि वक्रता केंद्र से परे बनती है, और वस्तु प्रतिबिंब जो होती है वो क्या होता है सर वस्तु से बड़ा होता है। जबकि आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छोटा प्रतिबिंब, तो सर छोटा प्रतिबिंब तो यहां पे वक्रता केंद्र से परे में ही रखने पे बनता है, इसीलिए सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। मेरे मित्र आपका ऑप्शन है हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्ण लवक, जीव द्रवक। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड की यानी कि लवक की, जब हम लोग बात करते चला जी प्लास्टिड यानी कि लवक की, तो ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो केवल पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, केवल पादप में पाया जाता है। ये कोशिका द्रव में क्या होते हैं सर बिखरे हुए होते हैं, और इसकी जो संरचना होती है यानी कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, आप सभी याद रखना तस्तरी नुमा होता है, जिसको हम लोग डिस्क शेप्ड कहते हैं। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो लवक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम लोग अवर्णी लवक के नाम से जानते हैं। एक क्या होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम लोग अवर्णी लवक के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है वर्णी लवक, जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। यानी कि जो आपका केवल और केवल पादप में पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ध्यान में रखेंगे कि ये जो अवर्णी लवक है ये पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जहां पे सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि पौधे का जड़ हो गया, वहां पे सूर्य प्रकाश पहुंचती है सर, बिल्कुल नहीं पहुंचती है। तो सर पौधे के जड़ में आपको क्या देखने को मिलता है, अवर्णी लवक देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सर स्टार्च, प्रोटीन और तेल को संग्रहित करने के लिए सर अवर्णी लवक क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी ये वर्णी लवक किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो मेरे मित्र वर्णी लवक जो है ये लाल, नीला, पीला,
कलर के लिए जिम्मेदार होता है। जनरली आप सभी देखते होंगे कि फलों का रंग अलग अलग कलर में आपको दिखता है, वो किसके चलते? क्रोमोप्लास्ट के चलते। तो आप ये कह सकते हैं कि पौधे में जो विभिन्न रंग होते हैं वो किसके उपस्थिति के चलते? क्रोमोप्लास्ट के उपस्थिति के चलते। और साथ ही जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, इसे क्या कहा जाता है? आप सभी ध्यान में रखना, इसे पौधे का रसोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौधे का रसोई। इसका रंग हरा किसकी उपस्थिति के चलते होता है? क्लोरोफिल के उपस्थिति के चलते होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि क्लोरोप्लास्ट में न सिर्फ क्लोरोफिल मौजूद होता है बल्कि कुछ और भी पिगमेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सब भी क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? तो आप सभी कहेंगे सर पौधे का रसोई कहा जाता है। आप कहेंगे सर जीव द्रवक है यहाँ पे, इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। चला जी, और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सम्मिलित रूप से, यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन और फिर से सर सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि आपने अभी पीछे देखा है। क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के, ध्यान दीजिएगा यहां पे अवतल दर्पण नहीं कहा जा रहा है, अवतल लेंस कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब डैश होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अवतल लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो प्रतिबिंब छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा सर? छोटा होगा। और साथ ही प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा? आप कहेंगे गुरुजी सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा? छोटा और सीधा होगा। भाई मेरे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो आप जैसा हमें यह बताओ कि अवतल लेंस जब किसी वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो इसकी आवर्धन क्या होगी? आप कहेंगे 1 से कम होगी। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आप कहेंगे सीधा बनेगा। तो बताइए इसको क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो चला जी सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 1 से कम और सीधा, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर 1 से कम और सीधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि अवतल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो, इस दोनों के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाई जाएगी तो सर प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के लिए आवर्धन का मान हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है सर? 1 से कम होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है कि तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 और 1.52 है। कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है। तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डैश होगा और किरण कांच में अभिलंब डैश झुकेगी। क्या होगा? ये चीज आपको बताना है। आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा? मेरे मित्र बड़े ही सरल तरीके से बनेगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो माध्यम है, तारपीन का तेल और कांच। तो तारपीन का जो तेल है इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 दिया हुआ है और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? तो गुरुजी कांच का अपवर्तनांक 1.52 दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है। तो मेरे मित्र मान लीजिए कि ये आपका ऊपर वाला जो माध्यम है वो तारपीन का तेल वाला माध्यम है। कौन सा माध्यम है? तारपीन का तेल वाला। और नीचे वाला क्या है सर? कांच का माध्यम है। मेरे मित्र प्रकाश की किरण जो है वो क्या होती है? तो सर तारपीन के तेल से कांच में प्रवेश करती है। आप कहेंगे यहां अगर अभिलंब होगी तो ये क्या होगा सर? तो सर तारपीन का तेल का जो अपवर्तनांक है वो 1.47 है और कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना है? 1.52। तो सर ज्यादा अपवर्तनांक वाला माध्यम में आएगा तो वो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि सर तारपीन का तेल का अपवर्तनांक और कांच के अपवर्तनांक में क्या है सर? तो सर तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कम है जबकि कांच का ज्यादा। तो सर जिस माध्यम की अपवर्तनांक ज्यादा होती है उसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है? अभिलंब की ओर ज्यादा झुकती है। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी यहां पे जो हमसे कहा जा रहा है कि तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे? याद कीजिए मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है
कि जब भी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो जिसके सापेक्ष हमें निकालना होता है उसके अपवर्तनांक को हम ऊपर रखते हैं और जिसका निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं सर नीचे रखते हैं। मेरे मित्र यहां पे तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या कहेंगे सर तारपीन का जो तेल है उसका अपवर्तनांक को हम ऊपर रखेंगे और जो कांच का अपवर्तनांक है उसको हम लोग क्या करेंगे नीचे रखेंगे। भाई मेरे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.967 के अप्रॉक्स आएगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 0.967 को हम लोग 0.97 भी कह सकते हैं सर, लगभग में मानेंगे तो कह सकते हैं। अच्छा कांच का अपवर्तनांक क्या हो गया, तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो गया, तो आप सभी कहेंगे सर कांच का अपवर्तनांक तो 0.97 हो गया। अब ये क्या होगा, तो सर जो कांच है वो तारपीन के तेल से क्या है सर ज्यादा सघन, क्योंकि इसकी अपवर्तनांक ज्यादा है तो अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण अपवर्तित किरणें क्या होगी सर झुकेगी। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहां पे कांच का अपवर्तनांक 0.97 होगा और किरण कांच में अभिलंब की ओर क्या होगी सर झुकेगी, अभिलंब की ओर क्या होगी झुकेगी। अब बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी इसका आंसर तो कुछ और दिया हुआ है। मैं चिला जी आंसर जो है वो मिस भी हो सकता है और ध्यान दीजिएगा कि जब भी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग निकालते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो हम लोग सीधे सीधे कहते हैं कि सर दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहां पे हम इतना लाग लपेटा न करके सीधे दोनों माध्यम का अपवर्तनांक का जो अनुपात था वो निकाल लेते तो हो जाता, लेकिन आपके समझाने के दृष्टिकोण से मैंने पीछे के सेशन में बताया है कि जब भी हम लोग एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकालते हैं तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसके अपवर्तनांक के वैल्यू को ऊपर रखते हैं और जिसका निकालना होता है उसको क्या करते हैं सर हम लोग नीचे रखते हैं। और मेरे मित्र इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल यही आएगा। और अगर इस तरीके से नहीं चलेंगे सर इसमें बहुत ज्यादा झंझट है तो बस सरल तरीका आप याद रख लीजिएगा कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात क्या कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और आप कहेंगे सर तब तो फिर हम 1.47 बटा 1.52 ही लिखेंगे, बिल्कुल, और सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि डैश बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। वसा गोलिकाओं की बात की जा रही है, आप कहेंगे पित्तरस द्वारा होता है, इसी को पित्तलबन भी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंतरस सर ये कहां से निकलता है, तो सर आंत से निकलता है। अग्नाशयी रस इसको क्या कहा जाता है पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप सभी कहेंगे निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को एक्टिव पेप्सिन करने के लिए, यानी कि एक्टिव जो आपका निष्क्रिय पेप्सिजोन है इनएक्टिव पेप्सिनोजोन है उसको एक्टिव पेप्सिन में बदलने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही जरूरी होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही वैसा अम्ल है जो हम लोगों के शरीर में भी पाया जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन CH3 COOH CHCl3 C2H5OH CH4 क्या कहोगे कि सर ये एसिटिक एसिड है, ये हमारा क्या है एसिटिक एसिड है, यानी कि इसी को हम लोग एथेनोइक एसिड के रूप में भी जानते हैं। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्या है क्लोरोफॉर्म है। और ये हमारा क्या है आप कहेंगे इथेनॉल सर या अल्कोहल बोल दो जो आपको सुविधा लगे। और CH4 आप कहेंगे मीथेन। तो चला जी आपको यहां पे मैच करवाना है, तो एक को आप एसिटिक एसिड कह रहे हैं किस में है, आप कहेंगे सर एक हमारा C में है। अच्छा दो CHCl3 क्लोरोफॉर्म ये किस में है गुरुजी D में। अच्छा CH3 CH2 चला जी ध्यान दीजिएगा, कार्बन एगो दूगो, हाइड्रोजन 3 गो 2 गो 5 गो तो C2H5OH। अल्कोहल कहां पे सर ऑप्शन नंबर बी में है, तो चलिए बी लिख देते हैं। CH4 मीथेन है ए, देख लीजिए ना कि 1 C 2 D 3 B और 4 A किस में है, 1 A ठीक है, 2 B नहीं होगा, 2 तो D लिखे हैं सर यहां पे गलत होगा। 1 C 2 D 3 B और 4 A बिल्कुल सही ऑप्शन मैच कर रहा है सर, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जो आपका HCl है और साथ ही जो H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और जो आपका नाइट्रिक एसिड है जिसको हम लोग HNO3 कहते हैं, और जो आपका H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड है, याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। और ये जो H2SO4 है इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये सभी क्या है, आप कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको क्या चूज करना है, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। आप कहेंगे CH3COOH एसिटिक एसिड और H2CO3 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये दोनों ही क्या है सर, दुर्बल अम्ल हैं। ये दोनों ही क्या है, दुर्बल अम्ल। और ये ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में नहीं, घरेलू प्रयोजनों के शोधन मार्जक के रूप में नहीं, खिलौने और सजावटी सामान बेचने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए बिल्कुल सही है, बेकिंग के लिए नहीं सर। यानी कि केवल 3 आपका सही है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेशी RT-PCR किट है जिसे ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण हेतु CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरे मित्र यहां पे इंपॉर्टेंट यही है कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होगा, सभी याद रखेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया। आपसे ये पूछा जा रहा है। आप सबों को मालूम है कि जब कोरोना का सेकेंड वेव आया था तो उस समय जो कोरोना वायरस की थी वो क्या थी, ओमिक्रॉन वेरिएंट थी। और उस स्थिति में जो सबसे पहले RT-PCR किट तैयार किया गया था सर स्वदेशी, वो कौन सा था, इंडिकॉव ओम था। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 16 कि पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है बीज से उत्पन्न होने वाले पौधे की तुलना में इन पौधे में फूल और फल पहले आते हैं, सर बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पौधे जड़, तने और पत्तियों से उगाए जाते हैं, यह भी सही है। उत्पन्न पौधे मूल पौधे से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। और फिर है जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें उगाया जा सकता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि उत्पन्न पौधे मूल पौधे से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कायिक प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, तो सर पौधे के अलग अलग भागों से फेवरेबल कंडीशन में फिर से पौधे को तैयार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सर जब किसी पौधा को उसके भाग से ही तैयार कर रहे होंगे तो आनुवांशिक गुण तो सेम होगा उसमें। यहां पे कहा जा रहा है कि उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। आप क्या कहेंगे कि सर ये सत्य नहीं है, ये क्या है, असत्य है। जबकि चौथा ऑप्शन है जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें उगाया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कार्बनीकरण को ही हम लोग इंग्लिश में कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और हम सबों को अच्छे से मालूम है कि जब सड़े गले पौधे या मृत पेड़ पौधे बहुत लंबे अंतराल के बाद धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पौधे में विभोज्योतक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पौधे में क्या होती है, कोशिका विभेदन करने की क्षमता होती है। और यहां पे जो कोशिका विभेदन होता है तो कुछ कोशिकाएं ऐसे होती है जो कोशिका विभेदन करने की क्षमता को खो देती है और वो किस में बदल जाती है, तो आप सभी कहते हैं सर वो मृत कोशिका में बदल जाती है। मेरे मित्र आप सभी से क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि पौधे में जो विभोज्योतक उत्तक की कोशिकाएं ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी
आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे कोशिका विभेदन या कोशिका विभाजन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? तो सर इसी को हम लोग सेल डिवीजन भी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जो पौधे के उत्तक होते हैं, जो पौधे के उत्तक होते हैं वो कोशिका विभेदन की क्षमता पे भी क्या होते हैं सर? डिवाइड किए हुए रहते हैं। आप सभी कहते हैं कि सर पौधे में जो है वो दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वे टिश्यू होते हैं जिसमें कोशिका विभेदन करने की या कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा था उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? विभेदन हो जाएगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, सीधे डेफिनेशन पे रिलेट था। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि दो बल्बों ए और बी को दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट रेट किया गया है। बल्ब ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 1:2, 4:1, 2:1, 1:4। बहुत सारे मित्र यहाँ पे सोच रहे होंगे कि गुरुजी P = V²/R। मेरे मित्र उतना नहीं सोचना है, आपको क्वेश्चन को सर शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, बस एक चीज याद रखिएगा कि अगर वोल्टेज नियत हो, चला जी वोल्टेज नियत हो, तो आप सभी ध्यान में रखना कि P1 × R1 = क्या हो जाएगा? P2 × R2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है, तो R1 = क्या हो जाएगा? आप कहेंगे R1 = गुरुजी P2 × R2 बटा P1 हो जाएगा। चला जी ऐसे नहीं, R1 बटा R2 = क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ये P2 बटा P1 हो जाएगा। चला जी P2 कितना है आपका? P2 है 25 वाट। P1 कितना है? तो 100 वाट। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि R1 बटा R2 = कितना हो गया? 1/4, जिसको 1:4 लिख सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? ऑप्शन है अंतःद्रवी जालिका, राइबोसोम, गोल्गी काई, माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी ध्यान में रखना, अंतःद्रवी जालिका। ध्यान देंगे, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्गी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं सर? सेल का ट्रैफिक बोलते हैं, यानी कि ये सेल में ट्रैफिक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 21 कि प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या कहोगे कि गुरुजी 1/9 + 1/9 + 1/9, कुछ इसी तरीके से आप लिखेंगे। क्या कहोगे कि सर 1/RP = हो जाएगा ये 3/9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। RP = कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 ओम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? सर वर्ग 18 जो है, इसमें जितने भी तत्व होते हैं वो अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं, और अक्रिय गैस तत्व की संयोजकता कितनी होती है? गुरुजी 0 होती है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? मेरे मित्र, मैंने आपको कई बार संयोजन अभिक्रिया का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है बताया है, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानने की इच्छा रखूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक कीटों द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। बिल्कुल नहीं सर। दूसरा है कि प्लास्टिक लंबे समय तक नहीं चलता है। बिल्कुल नहीं सर। फिर है कि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। सर यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमें मालूम है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जो प्रकृति में स्वतः विखंडित हो जाते हैं बैक्टीरिया के प्रभाव से, लेकिन प्लास्टिक जो है सर वो बैक्टीरिया के एंजाइम के प्रभाव से स्वतः विखंडित नहीं होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर एंजाइम जो है वो प्लास्टिक को विघटन करने में सक्षम नहीं होता, यानी कि वो अक्षम होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौवनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? सर नाखूनों में वृद्धि वो आपका परिवर्तन नहीं है जो
प्यूबरिटी को दर्शाता हो। प्यूबरिटी को दर्शाता है सर लंबाई में अचानक में वृद्धि, शरीर के आकार में परिवर्तन और आवाज बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। कई बार मैंने बताया है कि डैश एक समावयवी युग्म है, आइसोमेरिक पेयर है। प्रोपेन और ब्यूटेन नहीं सर, ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन क्या है सर, एक समावयवी युग्म है, यानी कि ये एक आपका आइसोमेरिक पेयर बनाते हैं। समावयवी क्या होते हैं, तो सर अणुसूत्र सेम होता है और संरचना सूत्र क्या होता है सर, अलग अलग होता है। मेरे मित्र आज के आपके इस सेशन में टोटल 26 क्वेश्चन थे, जिसको आप सबों ने बड़े ही आसानी से डिस्कस कर लिया है। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।